Good morning, student. Today we will discuss about a new topic, that is how do organism reproduce. इससे पहले आप जो एक चैप्टर पढ़ चुके हैं लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस में आपने देख लिया कि हमारे बॉडी में डिफरेंट तरीके की जो एक्टिविटीज हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करती है। अब यदि मैं बात करूँ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, इस चैप्टर थोड़ा सा चेंज करते हैं इस चैप्टर का नाम, और हाउ डू की जगह कर देते हैं why organism reproduce, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। यदि मैं आपसे सवाल करूं, यहाँ पे लिखा है ठीक है, ये तो मैकेनिज्म हमको पढ़नी है इस चैप्टर में, क्या हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन के क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब मैं बात करूं, यदि मैं हाउ डू की जगह व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर दूं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि करती क्यों है, ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों है। जब हम इस बात पे आते हैं कि वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। यदि मैं एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट में बात करूं, मैं जब इस क्वेश्चन को लेता हूं वाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस या वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो जहां तक रही बात रिप्रोडक्शन की, कोई जरूरत है ही नहीं ऑर्गेनिज्म, क्यों नहीं, क्योंकि इससे पहले जो आपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा उसमें आपने पढ़ा क्या, डाइजेशन, उसमें आपने पढ़ा क्या, रेस्पिरेशन, उसमें आपने पढ़ा क्या, सर्कुलेशन, और आपने उसमें पढ़ा एक्सक्रीशन। ये जितनी भी प्रोसेस थी ये एक इंडिविजुअल को, एक ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए जरूरी थी। इंसान भोजन नहीं करेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, रेस्पिरेशन नहीं करेगा तो जो भोजन किया है उससे जो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, यदि सर्कुलेशन नहीं होगा तो डिफरेंट पार्ट तक भोजन नहीं पहुंचेगा, एनर्जी नहीं पहुंचेगी, और एक्सक्रीशन नहीं हुआ तो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकला। तो ये इसेंशियल प्रोसेस है, इनके बिना काम नहीं चल सकता ऑर्गेनिज्म का, ये होनी चाहिए। तो एक ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। मुझे जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है, अलाइव रहना है, तो पहला काम तो ये होगा कि मुझे भोजन मिले, मैं उसे खाऊं, मेरे पूरे शरीर में सर्कुलेट हो, जो वेस्ट मटेरियल वो बाहर निकले। तो यहां तक बात समझ में आती है, ये चारों प्रोसेस जो है वो एक ऑर्गेनिज्म नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो आगे जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में कहीं पे भी इसका नाम नहीं आता है कि रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो बिना रिप्रोडक्शन के भी एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है, पहली चीज। तो जब ये इसेंशियल प्रोसेस नहीं है तो फिर क्यों कर रहा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया। हम यहाँ क्वेश्चन चैप्टर यही है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। मेरा सवाल है कि क्यों करते, जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब यहाँ इन सब चीजों की जरूरत थी, जो इसेंशियल प्रोसेस है एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने। दूसरा, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में जाएगा, वो क्या खर्च करता है, एनर्जी खर्च करता है। ऐसी प्रोसेस जिसकी जरूरत नहीं उसके लिए खर्च क्यों करना। तो इन दोनों ही कंडीशन से देखकर ऐसा लगता है कि यदि हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, तो रिप्रोडक्शन कोई इसेंशियल प्रोसेस नहीं है जो होनी चाहिए कि ऑर्गेनिज्म बिना रिप्रोडक्शन के भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। उसके लिए इसेंशियल प्रोसेस में ये सब होंगी, क्योंकि एक इंडिविजुअल के लिए रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। आ रही बात है, स्टिल वी आर स्टिल। मैं ये क्यों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि यदि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दें, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो जैसे हम व्हाई करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है तो इसकी तो कोई जरूरत है नहीं। स्टिल इस रिप्रोडक्शन को हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म से। क्यों देखते हैं, क्यों, क्योंकि इस रिप्रोडक्शन का भी अपना एक रोल है, काम जो हम देखते हैं। दरअसल यदि हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि अब हम रिप्रोडक्शन नहीं करते, दूसरे तरीके से सोचते कि हम रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो जो हमारी जनरेशन है वो हमारे साथ ही खत्म हो जाए, आगे वो रेस नहीं बनेगी, आगे और लोग नहीं मिलेंगे। यानी यदि मेरे पिताजी होते तो वही खत्म हो जाती, क्योंकि रिप्रोड्यूस नहीं करते तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर रहा होता। मैं हूं, यदि मैं रिप्रोड्यूस नहीं करूंगा तो मेरी आगे आने वाली जनरेशन नहीं काम करेगी या प्रेजेंट हो। सो रिप्रोडक्शन जो है वो आइदर भले ही एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज्यादा यूटिलाइजेबल ना हो,
आ रही बात समझ, क्योंकि उसकी लिविंग से, उसके सर्वाइवबिलिटी से रिप्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है। वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तब भी जिंदा रहेगा और रिप्रोडक्शन करेगा तब भी जिंदा रहेगा। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है टू कंटिन्यू इट्स रेस, वो अपने ही जैसे अपने लोगों को प्रिपेयर करने की कोशिश करता है, प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, क्रिएट करने की कोशिश करता है, वो बना रहे। इसलिए ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। और कोई भी ऑर्गेनिज्म, सांप है, बिच्छू है, नेवला है, हाथी है, घोड़ा, सब रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी जो जनरेशन है, उनकी जो रेस है वो क्या रहे, कंटिन्यू बनी रहे। और यही कारण है कि हम इतनी डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिजम्स को देख पाते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एग्जैक्ट कॉपी बना रहे हैं। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दे प्रिपेयर और दे क्रिएट कॉपी ऑफ इट्स ओन, अपने ही जैसे और भी ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करने का काम करते हैं। किसमें, रिप्रोडक्शन। इज इट क्लियर? तो टू कंटिन्यू इट्स रेस, क्रिएट कॉपी ऑफ इट्स ओन, रिप्रोडक्शन। यदि ये रिप्रोडक्शन ना हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो एक जनरेशन होगी हमको दिखाई नहीं देगी। आप ही जितने क्रिएटिव देख रहे हैं, जितनी चीजें देख रहे हैं, चाहे प्लांट के प्रोडक्ट देख रहे हैं, जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ क्या है, रिप्रोडक्शन है। क्योंकि आज जो आप आम का पेड़ देख रहे हैं, ये किसी न किसी आम के बीज से ही जो है डेवलप हुआ है। तो यदि उस आम के पेड़ ने ये नहीं सोचा होता कि मुझे रिप्रोड्यूस करना है, तो आज आपके सामने आम नहीं होता। मेरे माँ पिता ने नहीं सोचा होता रिप्रोडक्शन के लिए, तो मैं आपके सामने नहीं होता। ठीक उसी तरीके से रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म अपनी ही मल्टीपल कॉपीज बनाता है, अपने ही डिजाइन के तौर पर बनाता है। हालांकि एग्जैक्टनेस के बारे में भी हम बात करते हैं, तो अपनी ही कॉपीज बनाता है ताकि जो एनवायरमेंट की कंटिन्यूटी है वो क्या रह सके, क्रिएट रह सके, बन सके, वो आराम से चल सके। इसलिए ये जो चैप्टर है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये तो हम समझ में आ गया होगा आपको। पहले हमने आपको ये बताया कि क्यों करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, एनर्जी वेस्ट है, साथ साथ जो एसेंशियल प्रोसेस है उसमें तो आती नहीं है। लेकिन जरूरी है क्यों, यदि हम क्या चाहते हैं, कंटिन्यूटी चाहते हैं, किसकी, लाइफ के लिए हम कंटिन्यूटी चाहते हैं, अपने ही जैसे रेस प्रोड्यूस करना चाहते हैं, एलाइड सेल्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना। अब अगला सवाल जो आता है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, हमने ये तो कह दिया कि कॉपी बनाते हैं अपने जैसे। यहाँ एक बात समझ लीजिए कि यदि मैं लिटरली कहूं तो आंसर क्या होगा, नो, ऑर्गेनिज्म अपने जैसी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाते। लेकिन सिमिलर बॉडी डिजाइन कैसा बनाते हैं, सिमिलर बॉडी डिजाइन। सिमिलर बॉडी डिजाइन से मतलब क्या है, तो बॉडी डिजाइन ऑफ सिमिलर का मतलब ये हो गया कि आप ऐसा नहीं पाएंगे कि किसी हाथी का बच्चा, एलिफेंट जो है वो टाइगर की तरह दिखे। वो किसकी तरह दिखेगा, एलिफेंट की तरह ही। मतलब इसके पास भी एक सूंड होगी, जैसे इसके पास है, 4 पैर होंगे, साइज में बड़ा होगा, ब्लैक कलर का, इसी तरीके का। तो कहने का मतलब है कि सिमिलर बॉडी डिजाइन। हमारी यदि बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो यदि ह्यूमन है वो भी अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा, ह्यूमन को प्रोड्यूस करेगा। आप एक्सेप्शनल को छोड़ दीजिए, कुछ डिफॉर्मिटीज होती है जिनके कारण ह्यूमन के भी बच्चे कुछ अलग तरीके से अजीबोगरीब बन जाते हैं, बट 99.9% केसेस में मनुष्य का बच्चा मनुष्य की तरह ही दिखाई देगा। बॉडी डिजाइन, बॉडी डिजाइन मीन्स इसके पास और इनके पास, दोनों के पास आपको 2 हाथ दिखाई देंगे, पांव दिखाई देंगे, लेग्स दिखाई देंगे, ठीक है ना, हेड दिखाई देगा, आईज दिखाई देंगी, नॉस्ट्रिल दिखाई देगा, इरेक्ट होकर चल पाए, वो सभी सिमिलरिटी दिखाई। लेकिन जब आप इनके इंटरनल बॉडी शेप पे जाओगे दोनों के, तो ये दोनों एग्जैक्ट एक जैसे नहीं होंगे। आप कल्पना कीजिए कि क्या आप और आपके पिता एक जैसे, आंसर नो आएगा। इवन तो आप अपने भाई बहनों में अपने आप को कंपेयर कीजिए, तो आपकी बॉडी डिजाइन एक जैसे है, दोनों हाथ हैं,
सिर है, कान है, नाक है, आंख है, बिल्कुल ऐसी ही बॉडी डिजाइन सबकी है। लेकिन कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई जो है तो किसी के पास इंटेलेक्चुअल लेवल ज़्यादा है, किसी के पास इंटेलेक्चुअल लेवल कम है, कोई थोड़ी सी बात पे नाराज होता है, कोई बहुत ज़्यादा बातों को भी जो है तो एब्जॉर्ब कर लेता है। कहने का मतलब है कि बॉडी डिजाइन एक जैसा है। अब यदि बॉडी डिजाइन एक जैसा है, इसका मतलब यह है कि वो सिमिलर दिखते हैं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं। आ रही मेरी बात सर? तो हमारा ये जो सवाल था कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? यस, एग्जैक्ट कॉपी नॉर्मली इन द सेंस ऑफ बॉडी डिजाइन। बॉडी डिजाइन के मामले में एग्जैक्ट कॉपी है, लेकिन जब आप बात करेंगे उनके और दूसरे कैरेक्टर की, इंटरनल कैरेक्टर की, तो वहां पर वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। या यूं कहिए कि हर एक ऑर्गेनिज्म में थोड़ी बहुत मात्रा में वेरिएशन देखने को मिलता है, जो हम आगे बात करें। अब बात आती है कि ये एग्जैक्ट कॉपी यदि सिमिलर बॉडी डिजाइन बन रहा है, इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म में से कुछ चीज तो ऐसी है जो क्या हो रही है, एक जैसी आ रही है, कुछ इंफॉर्मेशन तो है जो आ रही है। क्योंकि यदि मैं मानकर चलूं ये फादर है और ये चाइल्ड है, अब चाहे ये पिता जो है तो क्या नाम से मनुष्य हो या जानवर हो या शेर हो, चीता हो, भालू हो, उसी साथ तो उसका बच्चा भी हो। यदि ये मनुष्य है तो ये भी मनुष्य होगा, यदि चीता है तो ये भी चीता होगा, भालू है तो ये भालू हो। तो आप देखिए कि कुछ ऐसी चीज तो है जो फादर से किसमें ट्रांसफर हुई है, बच्चे तक आई है, जिसके कारण उसका बॉडी डिजाइन कैसा है, मेरी बात समझ में आ रही है? भाई अपने आप तो भाई यदि ये फादर से ये चाइल्ड बना है तो ये अपने आप तो बन नहीं होगा, इसको तो पता नहीं चलेगा, ये तो अभी क्रिएटिव नेचर में यानी बन रहा है, डेवलप हो रहा है। इसको कैसे पता चला कि मेरे पिता की 2 आंख थी, मेरे पिता के 2 कान थे, मेरे पिता के 2 हाथ थे, इसको तो पता नहीं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो फादर से ट्रांसफर हुई है, इसमें चाइल्ड में, और वो जो चीजें ट्रांसफर हुई है वो बता रही है कि चाइल्ड में किस तरीके की डेवलपमेंट की प्रोसेस चल रही है। दरअसल ये जो फादर से चाइल्ड में जो ट्रांसफर होने की प्रोसेस है, इस जो ट्रांसफर होने वाले जो कैरेक्टर हैं, इनको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? लिटरली इसकी मीनिंग होती है क्या? ट्रांसफर ऑफ क्या बोलते हैं उसको? इनहेरिटेंस। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसके बाद एक चैप्टर आएगा, उसमें आप ये इनहेरिटेंस वर्ड पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, यानी फादर से कुछ कैरेक्टर किसमें ट्रांसफर हुए? चाइल्ड। इनहेरिट हुए। इनहेरिट का मतलब ट्रांसफर होना, नेक्स्ट जनरेशन में जाना, अपने आप चले, हमने दे दी। हरी बात, जैसे आप समझ जाइए कि किसी पिता के पास ढेर सारी जमीन जायदाद हो तो उसने क्या करे? इनहेरिटेड कर दे, मतलब वो नाम भी करे, यदि अपने बच्चे को नाम भी दे तो बाद में कोर्ट उसको इनहेरिटेड के मान पे, नाम पे मान लेती है कि ये पिता की थी, तो ये किसकी हो जाएगी? बच्चे की हो जाएगी। सो इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ फादर से कुछ कैरेक्टर किस पे ट्रांसफर होते हैं? चाइल्ड में ट्रांसफर। इसीलिए अब बात आती है साहब किस चीज से ट्रांसफर होंगे, कैसे ट्रांसफर होंगे? भाई फादर से तो चाइल्ड बन गया, कैसे ट्रांसफर हो? तो फादर से चाइल्ड में ट्रांसफर होने के लिए यहाँ पर आप ऐसा समझ लीजिए, आपने कहा था कि हमारे बॉडी में हर एक जो बॉडी का कंपोजिशन है वो सेल से मिलके है, और सेल के अंदर क्या मौजूद है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक कैरेक्टर पाया जाता है जिसको कहते हैं chromosomes. Chromosomes are the structure which are responsible for carrying these character from father to the child. पिता से बच्चे तक जो कैरेक्टर आते हैं, जिनको ट्रांसफर होता है, वो किसके थ्रू आते हैं? क्रोमोसोम के थ्रू। आप कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स आर द जेनेटिक कैरियर, या यूं कहिए कि कैरेक्टर को मूव कराने का काम किसके थ्रू होता है? क्रोमोसोम्स के थ्रू। आ रही मेरी बात समझ? तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस विच कैरी फ्रॉम पेरेंट टू द चाइल्ड आर कैरीड आउट बाय क्रोमोसोम। आ रही बात समझ? तो कई बार एक क्वेश्चन आता है, हु कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन कैरी करता है? वहां 2 नाम होते हैं, क्रोमोसोम का भी नाम होता है, जीन्स का भी नाम होता है।
आप अक्सर गलती करते हैं, आप आंसर जीन्स लगाते हैं और गलत हो जाता है। एक्चुअली में कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का काम किसका होता है? क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम के अंदर ढेर सारे छोटे छोटे जीन्स मौजूद होते हैं जो उन कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने का काम। आगे बात, अब इन डीएनए क्रोमोसोम के अंदर क्या मौजूद है? इस क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है डीएनए। आपने अभी नहीं पढ़ा होगा शायद, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो डीएनए है या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये क्रोमोसोम में मौजूद होता है। दरअसल ये डीएनए क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है। क्रोमोसोम में बड़ा लंबा सा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के छोटे छोटे पार्ट को भी हमने बांट रखा हुआ है। तो जो एक्सप्रेसिंग पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। और इसी में वो इंफॉर्मेशन कैरी होती है जो आगे की तरफ क्या होती है? ट्रांसफर। आ रही बात? और उसी इंफॉर्मेशन के थ्रू ये डिसाइड होता है कि आपके 2 हाथ होंगे, एक ही हाथ होगा, 2 आंख होगी, एक आंख होगी, ठीक है ना, काली आंख होगी, गोरी आंख होगी, आप गोरे होंगे, आप काले होंगे। ये कहाँ से आता है? ये सब इन डीएनए में जो इंफॉर्मेशन छुपी हुई है उसके थ्रू। कैसे होता है वो देखते हैं। हमने ये देख लिया कि क्रोमोसोम के थ्रू क्या हो रहा है कि एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट बन रहा है, बॉडी डिजाइन हो रही है, जिसके कारण हमारे पेरेंट के थ्रू जो चाइल्ड का फॉर्मेशन हो रहा है या प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें भी ठीक वैसी के वैसी ही डिजाइन का फॉर्मेशन है। तो आप ये समझ जाइए कि क्रोमोसोम मौजूद है आपके न्यूक्लियस में, और इन क्रोमोसोम के थ्रू इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करने का काम कौन कर रहा है? डीएनए। कौन कर रहा है? डीएनए। दरअसल डीएनए में ही वो कोडिंग होती है। कि कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। डीएनए में क्या होगा? प्रोटीन कोडिंग किसमें मौजूद है? डीएनए मौजूद है। तो क्रोमोसोम के अंदर क्या मौजूद है? डीएनए मौजूद है। डीएनए में वो कोडिंग मौजूद है किसकी? प्रोटीन सिंथेसिस की। और जब वो डीएनए कोडिंग के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन देता है तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। दरअसल यही वो प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में डिफरेंट कैरेक्टर को विजुलाइज करते हैं। मीन्स आप ऐसा समझ जाइए कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में इंफॉर्मेशन डीएनए के फॉर्म में है, उस इंफॉर्मेशन को कोडेड फॉर्म में है, उसको प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्म में एक्सप्रेस कराना, और फिर उस प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद जो प्रोटीन बनता है, जो कंपोनेंट बनता है, वो हमारे बॉडी में उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। किसी में वो डीएनए आपके बालों के रंग जो है तो क्या नाम से भूरे होने के लिए होगा, किसी में वो डीएनए में प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन ऐसा बनेगा जो आपके बालों को कर्ली कर देगा, किसी में डीएनए में ऐसा प्रोटीन बनेगा जो आपके बाल काले हो जाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके का डीएनए से इंफॉर्मेशन आगे की तरफ आ रही है। अब मैं यदि ये कहूं कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें ये प्रोसेस चल रही है, बट यदि क्रोमोसोम से निकला हुआ डीएनए को चेंज कर दिया जाए, अल्टर कर दिया जाए, उसमें कुछ चेंजेस ला दिए जाए, ऑटोमेटिकली क्या होगा? कोडिंग फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जब ये चेंज होगी तो प्रोटीन सिंथेसिस भी क्या होगा? चेंज होगा। जब प्रोटीन सिंथेसिस चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली जो कैरेक्टर विजुलाइज पहले हो रहा था अब नहीं होगा, कोई दूसरा कैरेक्टर विजुलाइज होगा। मतलब ये है कि हमारे बॉडी में जो नॉर्मल जो क्रोमोसोम और जीन है वो, या जो क्रोमोसोम है उनमें 2 तरीके के जीन्स होते हैं। आप थोड़ा सा हायर क्लासेस में जाएंगे तब पढ़ेंगे, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन तरीके के जीन्स होते हैं या डीएनए होते हैं। कहने का मतलब आप इतना समझ जाइए कि बहुत सारे क्रोमोसोम मौजूद है हमारे बॉडी में, 46 क्रोमोसोम मौजूद है और उनके अंदर ढेर सारे डीएनए मौजूद है। इन डीएनए यदि ये डीएनए अपने आप में ज्यादा चेंजेस नहीं करते तो हमारी बॉडी डिजाइन तो वैसी की वैसी रहती है, लेकिन जो थोड़े बहुत चेंजेस अंदर के अंदर होते हैं उन चेंजेस के कारण हमारी बॉडी डिजाइन तो एक जैसी रहती है, लेकिन आंखों का रंग है, बालों का रंग है, हाइट है, वॉइस क्वालिटी है,
ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल लेवल है, इसमें कहीं ना कहीं हर व्यक्ति में थोड़ी बहुत चेंज आ जाता है। क्यों? क्योंकि हर पर्सन के फॉर्मेशन के वक्त डीएनए में थोड़ी बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। इसके बारे में और भी बात करें तो क्रोमोसोम से डीएनए, डीएनए से कोडिंग फॉर द प्रोटीन, प्रोटीन कोडिंग से प्रोटीन का सिंथेसिस, और यही प्रोटीन एक्सप्रेस करता है हमारे शरीर में कि किस तरीके की एक्टिविटी, किस तरीके का एक्सप्रेशन बॉडी शो करे। इसके अलावा अब यदि हमको रिप्रोडक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये डीएनए ही जाएगा, डीएनए ही क्या करेगा? कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, किसके थ्रू जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा? क्रोमोसोम के थ्रू। आंध्र आपको क्रोमोसोम में दिमाग में रखना है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक से दूसरे जनरेशन में क्रॉस होती है वो किसके थ्रू होती है? क्रोमोसोम्स के थ्रू होती है। दरअसल जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है कि ये जो डीएनए है इसकी कॉपी बनाई जाती है। जैसे आपने फोटोकॉपी मशीन में देखो ना, एक पेज रख दिया, उसके बाद ऑन किया बटन तो एक और 2 कॉपियां एक जैसे एग्जैक्ट कॉपी निकल आई। डीएनए की भी क्या बनाई जाती है? कॉपी बनाई जाती है। आ रही बात? अब जब डीएनए की 2 कॉपियां बन गई तो जो मेरे में इंफॉर्मेशन है वही इस दूसरे वाले में भी इंफॉर्मेशन, इस दूसरी वाले डीएनए कॉपी को बाहर निकाल दे, भाई तुम जाओ और एक चाइल्ड का फॉर्मेशन करो या एक ऑप्शन का फॉर्मेशन। लेकिन ये जो कॉपी बनी है डीएनए की, ये अकेले बाहर जाके सरवाइव नहीं कर पाए, क्योंकि ये डीएनए कहां मौजूद है? क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है। क्रोमोसोम किसके अंदर मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। न्यूक्लियस किसके अंदर मौजूद है? एक सेल के अंदर मौजूद है। ये अकेले डीएनए को क्या बाहर निकाल देंगे? डीएनए की कॉपी को पुश करके बाहर से, तो क्या होगा? ये सरवाइव नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि इसके पास वो सर्वाइवलिटी के चांसेस नहीं है। इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस ना हो इसलिए एनवायरनमेंट में इस तरीके की कंडीशन आई कि जो भी सेल है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है, क्रोमोसोम मौजूद है, इन क्रोमोसोम में डीएनए है, तो डीएनए यही कॉपी हुआ। यही कॉपी होने के बाद अब चूंकि इसकी एक कॉपी बाहर निकलनी है, बट यदि आप ऐसे ही बाहर निकालेंगे तो डीएनए क्या हो जाएगा? किसी काम का नहीं रह जाएगा, खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में सेल में एक प्रोसेस शुरू हुई जिसका नाम था क्या? सेल डिवीजन। मतलब क्रोमोसोम के साथ साथ, डीएनए के साथ साथ न्यूक्लियस और सेल में भी क्या हुआ? डिवीजन हुआ, ताकि उस जो डीएनए की कॉपी बन रही है उसको वो सर्वाइव कर सके। वो क्या कर सके? सर्वाइव कर सके। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और बाद में ये जो 2 कॉपियां बन गई, तो एक तो अपनी पेरेंट कॉपी ही है, इसी से किसका फॉर्मेशन होगा? चाइल्ड का फॉर्मेशन होगा। इसी से किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोजेनी का फॉर्मेशन होगा। देखिए और भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, मैं एक सिंपलेस्ट वे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब तक कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक नहीं आए। जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ लेंगे तब फिर ये चीज और आसान हो जाएगी, लेकिन चूंकि अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो आप ऐसा समझिए कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है और डीएनए में पूरी इंफॉर्मेशन है। यदि मेरे फादर से कोई इंफॉर्मेशन मुझ तक आनी है तो वो डीएनए आना चाहिए। तो डीएनए कब आएगा? यदि डीएनए निकल के आ जाएगा तो मेरे फादर के पास भी डीएनए नहीं बचेगा। तो सबसे पहले क्रोमोसोम के अंदर डीएनए की क्या बनती है? कॉपी बनती है, वो डबल होता है। डबल होने के बाद अब चूंकि इसको डबल हुए को केवल बाहर निकाल दिया जाता है तो इससे मेरा फॉर्मेशन नहीं होगा। तो स्वाभाविक है इस डीएनए कॉपी को किसी एक सिस्टम के थ्रू रखा जाए, किसी चीज में ऐसे रखा जाए कि वो खराब ना हो। तो किसके अंदर खराब नहीं होगा? ये डीएनए क्रोमोसोम के अंदर खराब नहीं होगा। क्रोमोसोम कहां नहीं खराब होगा? न्यूक्लियस के अंदर खराब नहीं होगा। और न्यूक्लियस की सर्विलिटी किसमें? सेल के अंदर। सो अल्टीमेटली यहीं से सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ, जिसमें जब डीएनए की कॉपी हो, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आई तो डीएनए की कॉपी बनी, डीएनए की कॉपी के कारण क्रोमोसोम बने और इस तरीके से डिवाइड होकर 2 नई सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। अब ये एक सेल जाकर, जिसमें पूरा का पूरा क्रोमोसोम है, डीएनए है, वो जाकर इन्फॉर्म करेगी, जिससे भी न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। वो हम बाद में देखेंगे कि ये जो सेल बनती है रिप्रोडक्टिव के टाइम पे, इनमें आधे ही क्रोमोसोम आते हैं, आधे फादर साइड से, आधे मदर साइड के, जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
जब वो वेजिटेटिव या सिंगल ऑर्गेनिज्म के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है तब इसी तरीके की प्रोसेस होती है कि एक सेल डिवाइड होती है और उनमें उस डीएनए के एक कॉपी उधर चली जाती है, एक कॉपी दूसरे के पास चली जाती है। इस तरीके से आप देखेंगे कि जब ये डीएनए कॉपी आएगी किसी एक सेल में, अब ये सेल न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन करता है। ये कैसी जनरेशन थी? ओल्ड जनरेशन हमारी, क्योंकि इसी से बना दो बन गए, ओल्ड जनरेशन एक न्यू जनरेशन। अब आप कहेंगे था कि न्यू जनरेशन की जो जैसा है वैसे इसी की कॉपी तो बनी है न्यू जनरेशन, ओल्ड जनरेशन जैसे, फिर क्यों अंतर आना चाहिए? फिर मैं अपने पिता की तरह क्यों नहीं दिख रहा हूं? उसके पीछे कारण ये है कि जब आप न्यू जनरेशन की बात करते हैं, जब डीएनए की कॉपी बन रही होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसी बिल्कुल नहीं होती, कुछ उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। उन्हीं चेंजेस को हम कहते हैं क्या? वेरिएशन। क्या कहते हैं उनको? ये जो न्यू जनरेशन बना है इस जनरेशन में कुछ क्या हुए हैं? वेरिएशन, कुछ चेंजेस। और ये वेरिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे उसकी भी बात अभी हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो ये वेरिएशन हुए, उस वेरिएशन के कारण इस ये जो न्यू जनरेशन का जो ऑब्जेक्ट बनेगा या जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो एग्जैक्ट अपने ओल्ड जनरेशन के जैसे नहीं होगा। ज्यादातर चीजों में ओल्ड जनरेशन जैसे होगा, जैसे बॉडी डिजाइन में ओल्ड जनरेशन जैसे होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसमें ओल्ड जनरेशन जैसे बिल्कुल भी नहीं होगा। आप कंपेयर कीजिए अपने आप को अपने माँ से, अपने पिता से, तो बॉडी डिजाइन आप सबका एक जैसे होगा, आरी बात समझ। लेकिन जहां हम बात करें आपके बाकी दूसरी चीजों की, वो एक जैसे नहीं होंगे, यानी कि आपका सोचना, आपका खाना, आपका पीना, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल वो एक जैसे नहीं। अब आप ये समझिए वेरिएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या। देखिए हमने कहा कि डीएनए की कॉपी बनेगी। अब यदि इस डीएनए की कॉपी इस लेवल तक की है कि जो ब्लूप्रिंट है किसका, वो सिमिलर है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तक तो बात चलती रही, यानी बॉडी डिजाइन का ब्लूप्रिंट सिमिलर है। लेकिन कुछ और दूसरे चेंजेस हैं, बालों के कलर है, आंखों के हैं, आपकी हाइट है, जो अलग अलग होते हैं, जो नॉर्मली देखने को मिलती। लेकिन यदि यही डीएनए कॉपी होते हुए कुछ इस तरीके की कैरेक्टर आ जाए जो ब्लूप्रिंट और बॉडी डिजाइन को ही चेंज कर दें, ठीक है ना। कैसे? मान लीजिए आपकी जो आईज है वो सामने की तरफ है, उनको पीछे कहां कर दें? पीछे की तरफ कर दें। आप कल्पना कीजिए इस तरीके का ड्रास्टिक चेंज आ जाए यदि आपको बॉडी डिजाइन में, तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। आंखें पीछे की तरफ होंगी, मुंह सामने की तरफ होगा, आरी बात समझ। हालांकि इस तरीके का जब भी ड्रास्टिक चेंज आता है किसी भी डीएनए कॉपी में, तो वो प्रोजेनी या वो इंडिविजुअल आसानी से सर्वाइव नहीं करता, ऐसा भी है। इन्हीं को कहते हैं, क्या एक वर्ड यूज होगा क्या? म्यूटेशन। जब अचानक कोई इस तरीके का चेंज आ जाए जिससे बॉडी डिजाइन में ही अंदर दिखाई देने लगे। देखिए चिंपांजी और गोरिल्ला जैसे थे वैसे ही हम लोगों ने डेवलप हुआ है, तो चिंपांजी और गोरिल्ला में वही कंटिन्यूटी बनी रह गई, लेकिन कुछ चिंपांजी और गोरिल्ला में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज हुए जिसके कारण ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ, या यूं कहिए कि बंदरों में कुछ ऐसे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज हुए जिससे ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ। तो कहने का मतलब है कि हर बार जब डीएनए कॉपी होती है तो ब्लूप्रिंट और बॉडी डिजाइन सिमिलर होता है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। जब तक वो चेंजेस इतने कम होते हैं कि उनको नजरअंदाज किया जा सकता है, तब तक वो ऑर्गेनिज्म इसी ग्रुप में रखा जाता है और एक ही स्पीशीज कही जाती है। लेकिन धीरे धीरे टाइम ऑफ ड्यूरेशन में जब चेंजेस ज्यादा हो जाते हैं तो फिर उस ऑर्गेनिज्म को हटाकर दूसरा स्पीशीज बना लिया जाता है या दूसरे स्पीशीज का नाम दे दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर आपने टाइगर देखा है, आपने चीता देखा है, आपने शेर देखा है, तीनों पैंथेरा जेनरा के ही ऑर्गेनिज्म है, लेकिन तीनों अलग अलग, तीनों की क्वालिटीज कुछ अलग है। तो पहले कभी न कभी ये दोनों कभी एक ही साथ थे, लेकिन धीरे धीरे एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण, बाकी दूसरी चीजों के कारण इन्होंने अपने आप को 3 ग्रुप में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं सपोज करो एक डायग्राम के थ्रू मैं बताने की कोशिश। ये बॉक्स
ये मान लीजिए मेरे फादर का बॉडी डिजाइन है, इससे किसका बॉडी डिजाइन बना? मेरा बॉडी। आप शायद ना दिख रहा हूं, मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ एक डॉट लगाया है, ठीक। तो ये नॉर्मली एक डॉट वाला तो बॉडी डिजाइन तकरीबन एक ऐसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिख रहा है। मेरी आने वाली जनरेशन में मान लीजिए मेरी जस्ट जनरेशन में इसी तरीके का होगा, नेक्स्ट जनरेशन पर मेरी 4 जनरेशन के बाद ये एक डॉट किसमें कन्वर्ट हो जाए? 2 डॉट में कन्वर्ट हो जाए। तो यदि मैं इस एक डॉट वाले के साथ 2 डॉट को कंपेयर, ठीक है एक डॉट ही तो बड़ा है, तो कौन सी बड़ी बात आ रही बात। लेकिन जब यही प्रोसेस चलते रहे और तकरीबन 100 जनरेशन के बाद मैं देखूं तो मैं क्या पाऊंगा? कुछ इतने डॉट पाऊंगा। अब ऐसे कंडीशन में ये हो सकता है कि ये एक ही स्पीसीज में काउंट की जाए, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो इसके ठीक पहले वाली जो स्पीसीज होगी उसमें यदि इसमें 50 डॉट है तो उसमें 49 डॉट होंगे, ज्यादा से ज्यादा 49 होंगे। ऐसी कंडीशन में वो दोनों एक जैसी दिख सकती हैं, लेकिन जब आप इस स्पीसीज को या इस ऑर्गेनिज्म को इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको एक ड्रास्टिक चेंज दिखाई देगा। आधी बात सुनो। और जब इस तरीके का ड्रास्टिक चेंज होता है तो फिर इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम एक न्यू स्पीसीज कहना शुरू करते हैं। और दरअसल यही जो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं ये वेरिएशन के लिए काम करते हैं, यही वेरिएशन है और कुछ नहीं। यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ एक डॉट आ गया, यहाँ भी एक डॉट चला गया जनरेशन में, लेकिन उसके बाद वाले जनरेशन में 2 डॉट हो। आगे बात। तो ये वेरिएशन चेंज होते रहता है और वेरिएशन में जो अच्छी क्वालिटी होती है वो एक्यूमुलेट होती रहती है। यदि कोई खराब क्वालिटी आई तो वो फिर एक्यूमुलेट नहीं होती, वो जनरेशन वहीं पर क्या हो जाती है, स्किप हो जाती है, वो सर्वाइव नहीं करती। तो इस तरीके से जब आप 100-200 जनरेशन देखेंगे तब पता चलेगा कि ये तो ऐसा दिखता था, धीरे धीरे कैसा हो गया, ऐसा हो गया। तो फिर बाद में उनको हम एक ही ग्रुप में नहीं रखते, फिर उनका हम एक अलग ग्रुप बना देते हैं, एक अलग स्पीसीज उनका नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है। जब डीएनए की कॉपी होती है तो हर टाइम थोड़ा थोड़ा चेंज आता है। उदाहरण के तौर पर जो ह्यूमन बीइंग की बात हो तो आपने कहानियों में सुना होगा कि महाराणा प्रताप जो है तो वो 1 टन का लबादा पहनते थे सोने का, उनके पास जो तलवार थी वो 50 किलो की थी, एक साथ 10 लोगों की गर्दन काट देते थे। अब ये बात हम कहानियों में पढ़ते हैं या किताबों में पढ़ते हैं। आज आपसे कोई कहे 50 किलो की तलवार से एक हाथ में पकड़ लो, ऐसे ऐसे चलाओ, उसके ऊपर घोड़े के ऊपर बैठ जाओ, उसके ऊपर से एक क्विंटल का जो है तो क्या नाम से वो लोहे का अपना जैकेट पहन लो। इज इट पॉसिबल? और 5 किलो की तलवार उठाकर इस तरीके से चलाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन शायद उस समय उस तरीके की फिजिक्स थी कि लोग इस तरीके का काम कर पाते थे। हमारे पास आज की डेट में वो फिजिक्स नहीं है। इसका मतलब बॉडी डिजाइन में कहीं ना कहीं चेंज आया है। पहले 6-6, 7-7 फुट के ढेर सारे लोग आपको मार्केट में या लोगों को देखने मिल जाते हैं। आप अपने माँ पिता से बात करेंगे तो ये बताएंगे। आज की डेट में 5-5.5 फुट नॉर्मल हाइट हो गई है लोगों की। क्यों? क्योंकि लोगों ने उस तरीके की जरूरतें ही नहीं रह गई। तो कहने का मतलब यह है कि हर वक्त वेरिएशन आते रहता है। तो इस तरीके की वेरिएशन जब ज्यादा अलग तरीके के कैरेक्टर डेवलप कर लेते हैं तो उनको हम अलग स्पीसीज में काउंट करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन था कि इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशन। देखिए वेरिएशन का मतलब है कि कुछ अलग अलग कैरेक्टर एक्यूमुलेट करते हैं। वेरिएशन का क्या? तो जब नए कैरेक्टर डेवलप होते रहते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो काम के नहीं होते, जो काम के नहीं है उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। लेकिन जो भी ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव कर रहा है। आप भारत में देखिए तो आपको शेर दिखाई देगा, आपको एलिफेंट दिखाई देगा। क्या आप इस एलिफेंट को टुंड्रा में या जो है तो क्या नाम से आर्कटिक रीजन में सरवाइव करा पाएंगे? आंसर इज नो, क्योंकि इतना बड़ा शरीर है और उसको वहां अपने आप को गर्म करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन वहां बड़े आराम से पोलर बियर जो है तो सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि उसकी बॉडी में इस तरीके के फॉर्म मौजूद है कि वो अपने आप को ठंड से बचा सकता है। अब यही समझने की बात, यही चीज समझने की बात कि अलग अलग एनवायरमेंट में अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, इसमें कोई होता है। अब क्या होगा कि जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो सब भी नहीं जैसी नहीं है, सब में क्या होता है? बदलाव होता है। मैं अपनी बात करूं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि हम जब गांव में होते हैं तो वहां एसी नहीं,
कई बार लाइट भी नहीं रहती, पंखा भी नहीं रहता, तो बाहर आंगन में या बाहर जो है तो खाट लगा के सो जाते हैं और वहां भी नींद आ जाती। कब? जब हमको पता था कि लाइट नहीं है, हमारी इस तरीके की फिजिक्स, ठीक है, मच्छर भी नहीं काटते। अभी क्या हो गया है कि अब हमारा जनरेशन जैसे जैसे बड़ा हुआ, अब हम शहरों में रहने लगे, हमने एसी लगा लिया, फैन लगा लिए, मॉस्किटो नेट लगा दी चारों तरफ ताकि मच्छर ना परेशान हो। हमारी फिजिक्स बदल गई, अब हम सरवाइव नहीं कर सकते यदि फैन ना चले, एसी ना चले। हम ही अब जब गांव जाते हैं तो हमारे लिए वहां सर्वाइविलिटी क्या हो जाती है? मुश्किल हो जाती है। सो या तो हम वहां के एनवायरनमेंट को बदले या अपने लिए उस तरीके की सुविधाएं भी वहां डेवलप कर लें कि हमको वहां सर्वाइविलिटी क्या हो जाए? पॉसिबल हो जाए। ठीक यही काम करता है वेरिएशन। दरअसल एक ऑर्गेनिज्म है जो किसी एक एरिया में सर्वाइव कर रहा है, पर जिस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा है, हो सकता है जहां वो रह रहा हो वहां पानी में रहे। अभी वहां का पानी नॉर्मल है, टेम्परेट नेचर का है, लेकिन वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, किसी कारण से हो गया और वहां का पानी कैसा हो गया? गर्म। अब ये जो स्पीसीज रह रही थी यहाँ पानी में, जिसकी आदत थी ठंडे पानी में रहने की, जैसे ही गर्म पानी होगा इसकी सर्वाइविलिटी पॉसिबल नहीं होगी, ये धीरे धीरे क्या होने लगे? मरने लगे। इन ऑर्गेनिज्म में से एक या दो ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे, किसमें? थोड़े बहुत गुनगुने पानी में या थोड़े गर्म पानी में सरवाइव करने के लिए। और इनमें से जितने लोग वो ऐसा कर पाएंगे वो इस कारण क्योंकि उनमें ऑलरेडी पहले से वेरिएशन था, बशर्ते उसकी उनको जरूरत नहीं थी, और तब वो गर्म पानी में भी सरवाइव कर पाएंगे। बाकी जितने जो नहीं सरवाइव कर पाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे? डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि गर्म पानी में वो सरवाइव नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए पहले डीडीटी का छिड़काव होता था, किसके लिए? मच्छरों के। डीडीटी का छिड़काव होता था मॉस्किटोज को भगाने के। ये बरसात के ठीक पहले गांव में डीडीटी छिड़कता, और जब डीडीटी आता था तो ये मॉस्किटो क्या हो जाते थे? मर जाते थे, क्योंकि इनकी सर्वाइविलिटी नहीं थी। लेकिन आज आप डीडीटी छिड़किए, मॉस्किटो को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इन मॉस्किटोज में से कुछ ऐसे मॉस्किटो डेवलप हुए वेरिएशन के थ्रू जो मॉस्किटो डीडीटी रेजिस्टेंट, मतलब उन मॉस्किटोज के ऊपर डीडीटी का कोई इफेक्ट नहीं होता था। आज की डेट में जितने मॉस्किटोज आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें ज्यादातर की संख्या कैसी है? डीडीटी रेजिस्टेंट है। तो कहने का मतलब यह है कि वेरिएशन वो काबिलियत आपको प्रोवाइड करता है जिससे आप उस एनवायरनमेंट में सरवाइव होने के लिए कुछ नए कैरेक्टर डेवलप कर पाए। तो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि आप बिल्कुल अपने पिता की तरह रहेंगे तो हो सकता है आज के जनरेशन में सरवाइव ना कर पाए। इसलिए थोड़े बहुत वेरिएशन होने भी जरूरी है। हाँ, ज्यादा यदि ड्रास्टिक वेरिएशन हो जाएगा तो उस कंडीशन में फिर आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो होप आपको हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्यों हमको रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ना चाहिए, क्या कारण है रिप्रोडक्शन के, वेरिएशन क्यों होता है, और साथ ही साथ क्रोमोसोम्स ही हैं वो जो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं। साथ ही साथ जीन से डीएनए है जिनके साथ ये इंफॉर्मेशन कोडेड होती है जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। तो आई थिंक इन सब चीजों के सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। जब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है, किस तरीके की उसकी प्रोसेस होती है, कौन कौन से वो अलग तरीके हैं जिनसे वो रिप्रोड्यूस करता है, और इसी के साथ बात करेंगे फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की या डबल फर्टिलाइजेशन की। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।